नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम सियासी हलचल में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे देश में होने वाले उपचुनाव की। दरअसल आपको बता दें, विधानसभा और लोकसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव होने, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। 7 विधानसभा सीटों पर 23 जून को उपचुनाव होने। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट की हो रही है और ये दोनों सीटें 2019 लोकसभा में चुनाव में समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। आपको बता दें कि देश की 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर 23 जून को उपचुनाव होने हैं और इनमें सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट की रही। ये दोनों सीटें 2019 चुनाव में समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, जिसमें आजमगढ़ से सपा मुखिया अखिलेश यादव तो रामपुर से आजम खान सांसद चुने गए थे। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद दोनों ने अपनी लोकसभा सीटें छोड़ दी थी और इसी को लेकर एक तरफ सपा के सामने दोनों सीटों को फिर से जीतने की चुनौती है, तो दूसरी ओर सत्ताधारी भाजपा इन सीटों पर जीत दर्ज करने की कोशिश में जुटी हुई है। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा ने आजमगढ़ से अपना प्रत्याशी उतारा है। हालांकि रामपुर उपचुनाव में बसपा ने अपना प्रत्याशी उतारने का फैसला नहीं लिया है। बहरहाल उपचुनाव में सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत तो झोंक दी है। अब इसमें से कौन बाजी मारता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवाते हैं। उत्तर प्रदेश से हमारे स्टेट हेड कतील शेख जी यहाँ पर जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चंद्रेश सिंह कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, सर आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही विपुल त्रिपाठी जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। और मीसम जैदिक समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। राजनीतिक प्रतिक्रिया लूं उससे पहले मैं कतील शेख जी आपके पास आऊंगा। बहुत अहम हो जाता है उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ और रामपुर, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और लगातार लंबे समय से यहाँ पर समाजवादी पार्टी की परचम लहराती हुई नजर आई। लेकिन इस बार समीकरण कुछ बदले हुए से नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस चुनाव की जंग को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार निरहुआ को उन्होंने खड़ा किया था। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं दिखा पाए, मगर राजनीति जो बदलती है उस हिसाब से अब आज की स्थिति बहुत अलग है। क्योंकि उस समय अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, उनका एक वर्चस्व आजमगढ़ में और धर्मेंद्र यादव का वर्चस्व, दोनों में बहुत फर्क है। धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ की जनता कैसे लेती है, ये आजमगढ़ की जनता के ऊपर होगा। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा धर्मेंद्र यादव वहां पर अपने आप को स्थापित करने में सक्षम होंगे, क्योंकि निरहुआ अगर दोबारा आया है तो कहीं ना कहीं से निरहुआ भी एक यादव समाज से है। दूसरी चीज, जो जमाली लड़ रहे हैं वहां से, जमाली भी काफी वोट काटेंगे, बहुजन समाज पार्टी से वो लड़ रहे हैं और काफी अच्छी टक्कर देंगे क्योंकि वो लोकल हैं। और धर्मेंद्र यादव बदायूं से लड़ते थे, कन्नौज से लड़ते थे, तमाम जगह से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, मगर पूर्वांचल का जो क्षेत्र है, आजमगढ़ जो खास तौर से है, वहां से मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव को वहां की जनता अपने सर पर बैठाकर पूरी तरीके से विजय कर भेजती थी। मगर धर्मेंद्र यादव के आने के बाद से बहुत डिफरेंट स्थिति है और गुड्डू जमाली अभी जो लड़ रहे हैं वो पूरी तरीके से मुस्लिम वोट काट रहे हैं। दूसरी चीज, निरहुआ यादव है तो कहीं ना कहीं यादव का भी वोट कटेगा और बहुत सारे यादव ने भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्व में भी वोटिंग की है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में यादव नहीं है, यादव की संख्या भी काफी बड़ी है। तो उस हिसाब से इनको बहुत चुनौती, टक्कर जो है बहुत ही देना पड़ेगा कि अपने हिसाब से बहुत आसान राह नहीं है इनकी। ठीक है, राह आसान नहीं होगी, लेकिन एम बाय फैक्टर बहुत ही मायने रखता है इन दोनों ही सीटों पर। विपुल त्रिपाठी जी, कितनी बड़ी चुनौती है? एम बाय फैक्टर है, यही वजह है एक बार फिर निरहुआ को मौका दिया गया आप लोगों की तरफ से, क्योंकि पिछली बार तो ये चुनाव हार चुके थे। इस बार क्या लगता है, भेद पाएंगे आप समाजवादी पार्टी का किला?
समाजवादी पार्टी का किला भेदने में आप कामयाब होंगे, क्योंकि एमवाई फैक्टर मायने रखता है और एक बार फिर निरहुआ पर दाव खेला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने मूल एजेंडे पे काम करती है। शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी पे कहीं कोई फैक्टर 14 में, 17 में, 19 में, 22 में विपक्षी इस तरह से आधे मुंह गिरे हैं कि उनके पास कोई जवाब नहीं है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ। और आजमगढ़ में पुनः पहली बार कमल खेलने जा रहा है। जनता ने मूड बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी का वहां प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रहा है। ठीक है, आप पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, कॉन्फिडेंस हो भी जाता है सरकार आपकी, लेकिन इससे पहले भी जब सरकार बीजेपी की रही है तब भी समाजवादी पार्टी का जो गढ़ रहा है वहां पर समाजवादी पार्टी को ही कामयाबी मिली है। चंद्रशेखर सिंह जी, आपसे ये समझूंगा, आपकी तरफ से कोई पार्टी क्यों नहीं उतारा, कोई प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा गया, कोई मैदान में नहीं है, क्या वजह रही? हताश हो चुके हैं क्योंकि जो विधानसभा चुनाव में हताशा लगी, यही वजह है? पार्टी ने आवेदन मंगाए थे और दोनों लोकसभा क्षेत्रों से काफी आवेदन आए थे, लेकिन एक्सिस पार्टी ने ये डिसीजन लिया कि अभी उत्तर प्रदेश में हमें संगठन के सृजन पर और संगठन के निर्माण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी बीच में अभी जो है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी मेंबर का भी हमारे यहाँ चुनाव होना है संगठन का, तो पूरे संगठन के लोग इस चुनाव में व्यस्त हैं, जिसकी वजह से पार्टी ने ये निर्णय लिया कि आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव को नहीं लड़ेगी। लेकिन पूर्ण रूप से सेकुलर लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है और आजमगढ़ में और रामपुर में जो वोट होगा इस बार मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट पड़ने वाला है। सांप्रदायिकता के खिलाफ वोट पड़ने वाला है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से युवा परेशान है, हताश है, निराश है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी इन दोनों लोकसभाओं में इनका हार पराजय होना निश्चित है। हम जनता से ये अपील करेंगे कि इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उचित और योग्य कैंडिडेट को लोकसभा में भेजने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी, चूंकि अभी आपने देखा कि तमाम मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए देश में कम्युनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रही है। आपने देखा कि अग्निपथ लेकर इन्होंने आए, किसी से राय मशविरा नहीं किया, संसद में चर्चा नहीं। चलिए, अग्निपथ विषय नहीं है, लेकिन मैं एक चीज समझूंगा आपसे। बिल्कुल, आप ये बताइए, आप महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे थे, विपक्ष ने ये मुद्दे भुनाने की भरपूर कोशिश की। विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है सर, जो नतीजे सामने आए थे आप लोग ही ये मुद्दे भुना नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी सात जीती नहीं थी, 7 सीटें मिली आप, ठीक है। अब मैं आपसे ये समझूंगा, अगर आपने उपचुनाव में चंद्र जी ने जबरिया चुनाव जीतने का काम किया, ठीक है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी और लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाने का कार्य कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस समय पूरा ध्यान आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर, आम चुनाव को ध्यान में रखकर अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है, और उसका परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। मंथन भी आप लोगों की तरफ से करना चाहिए कि कहाँ चूक रह गई, क्या वजह रही। परफॉर्मेंस जो था वो बिल्कुल निचले स्तर पर था, कोई सफलता आप लोगों के हाथ पर नहीं लगी। लेकिन मैं यहाँ से आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर उपचुनाव में आप अपने प्रत्याशी नहीं उतारते तो क्या ये समाजवादी पार्टी को एक तरह से वॉक ओवर देने की तैयारी, क्योंकि आप लोगों की नहीं, देखिए ऐसी बात है कि बहुजन समाज पार्टी स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन चुकी है। नहीं तो बसपा ने तो आजमगढ़ में अपना प्रत्याशी उतारा, बसपा ने तो आजमगढ़ में अपना प्रत्याशी उतारा, टिकट दिए। लोकसभा चुनाव में भी वो सपा को हराने के लिए लड़ रही है। तो बसपा का सहयोग और समर्थन करना तो कहीं से भी कांग्रेस के लिए नहीं बन रहा है, क्योंकि बसपा भारतीय जनता पार्टी की गोद में खेल चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये बी टीम बनकर उठकटुआ बन के रह गई है। तो स्वाभाविक बात है कि जब हम भाजपा के साथ ये तो कांग्रेस को भी कहा जाता है कि कांग्रेस और जो है बसपा का हम समर्थन आप लोगों का गठबंधन भी रहा है, की एक टीम बन गई है। जिस तरह की गलबैयां देखने को मिली है कि हम कहाँ हैं और किसको समर्थन कर रहे हैं। सुरेश जी, चलिए मैं लौटूंगा, चंद्रेश जी आपके पास लौटूंगा, मैं जरा मीसम जैद जी के पास जाऊंगा। मीसम जी, क्या समीकरण है वहां पर, क्योंकि ठीक है गढ़ है आप लोगों का, लेकिन इस बार राह इतनी आसान नजर नहीं आ रही। चलिए, मीसम जी से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। कातिल शेख जी, इसे समीकरण को कैसे समझा जाए, क्योंकि बसपा की यदि हम बात करते हैं तो बसपा ने
आजमगढ़ में अपना प्रत्याशी उतारा है, लेकिन रामपुर में बसपा की तरफ से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया। तो इस पूरे समीकरण को, इस रणनीति को किस तरह से देखा जाए? क्या देखिए, समाजवादी पार्टी की राह अगर कोई डगमगाएगी तो वो गुड्डू जमाली की वजह से, क्योंकि गुड्डू जमाली मेरे हिसाब से सेकंड नंबर पे जा रहे हैं, क्योंकि वो लोकल है। दूसरी चीज, धर्मेंद्र यादव को जो इन्होंने उतारा है, तो मैं यही जानना चाहता हूं कि वहां का कोई लोकल बंदा भी उतार सकते थे, किसी मुस्लिम वर्ग को भी खड़ा कर सकते थे। अपने ही परिवार से किसी को खड़ा करने का क्या मतलब? दूसरी चीज, वो कई बार सांसद रहे, वहां पर बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी हैं आजमगढ़ में जो समाजवादी पार्टी के 25 साल 30 साल से समाजवादी पार्टी का झंडा उठा रहे हैं, मगर उनको मौका नहीं मिलता। जब मलाई काटने की बात आती है तो अपने ही परिवार को क्यों? मैं यही कहना चाहता हूं, धर्मेंद्र यादव कन्नौज से आजमगढ़ चले आ रहे हैं, वहां पर ऐसे क्या नेता नहीं है? मैं नेताओं का नाम अगर गिनाने लगूं तो टाइम कम पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी ने अपने ही परिवार को उतार कर वहां पर काफी समस्याएं उनके सामने आएंगी। अभी आप देखिएगा, इलेक्शन के पीरियड में, मैं आज बता रहा हूं, आगे फिर डिबेट होगी, फिर मैं बताऊंगा कि गुड्डू जमाली वहां के लोकल हैं और वहां के लोग उनको अच्छा पसंद भी करते हैं। तो इतना आसान नहीं है कि मुस्लिम वोट और यादव वोट दोनों बढ़ जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए, वोट पटेगा और यहाँ पर उसके बाद निरहुआ की राह आसान दिख रही है, मुझे जहां तक लग रहा है। या तो गुड्डू जमाली वोट काटेंगे तो धर्मेंद्र यादव तीसरे नंबर पे जाएंगे और दूसरे नंबर पे गुड्डू जमाली रहेंगे। विपुल त्रिपाठी जी, एक बार फिर मुद्दा मिल गया परिवारवाद पर घेरने का, क्योंकि बीजेपी लगातार परिवारवाद से किनारा करने की बात कहती रहती, लेकिन बाहरी प्रत्याशी एक ही परिवार से, अखिलेश जी के परिवार से यहाँ पर प्रत्याशी को उतारा गया है। तो बाहरी की वजह से यहाँ पर बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको लगता है कि यहाँ पर आपकी राह आसान होगी? ये एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, इसको भुनाने की कोशिश। देखिए, निरहुआ जी चुनाव हारने के बाद लगभग क्षेत्र में कंटिन्यू संपर्क में रहे हैं। वो बाहरी क्षेत्र के लिए नहीं है, वो बगल जिले के गाजीपुर के रहने वाले हैं। रह गई कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस नेतृत्व विहीन पार्टी है, उसके पास नेतृत्व नहीं है। राहुल गांधी ऐसी बात करते हैं जिसका कोई पब्लिक में कोई उसका वही नहीं है। समाजवादी पार्टी है, उनके मुखिया में आपस में ही परिवार में टूट की स्थिति है। बसपा खत्म हो चुकी है। कुल मिलाकर के ये सारे लोग मुद्दा खोजते हैं भारतीय जनता पार्टी को के खिलाफ जो है खड़े एक होने का, लेकिन 17 में 14 में जनता ने इनको एक तरह से नकार दिया है। और रामपुर में और आजमगढ़ में पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। इन लोगों की जमानत जब्त होने वाली है। जनता ने मूड बना लिया है। शासन, सुशासन और राशन के पे भारतीय जनता पार्टी की। विपुल जी, विधानसभा चुनाव में हमने देखा था आप लोगों की तरफ से 80 बनाम 20 का नारा दिया गया था। एक अलग फॉर्मूला जो तैयार किया गया था। चलिए, आजमगढ़ की बात आपने की, लेकिन रामपुर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। अब ऐसे में आपको क्यों लगता है कि रामपुर में जो है आपकी राह आसान होगी? देखिए, रामपुर में भी इस बारी जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं वो हमारे साथ हैं। 20 बनाम 80 की बात किसी और दूसरे दिन बहस कर जाएगा। ये मामला बहुत पेचीदा है। 20 बनाम 80 का आपने देखा है कि किस तरह से 20% लोग लगातार जुम्मे के दिन पत्थर डे मना रहे हैं, आपने देखा है। तो उनको 80 बनाम 20 की लड़ाई करने में हमें कहीं गुरेज कि उसी 20 में से राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं जो रामपुर में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी वहां भी सरकार बना रही है, वहां भी हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं।
चलिए ठीक है, बीजेपी इस तरह से आश्वस्त है कि कहीं ना कहीं जातियों के इसमें आधार पर न कामयाब तो हो कोई जाए। कार्य किया है न किया है। हाँ, वो एक अलग बात है कि हमने हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज उठाई है और आवाज उठाने का काम किया है। और रही बात जो अभी ये अपनी जो सराहना कर रहे थे अपने किए हुए कार्यों की, जो बखान कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सारी बातें इनके प्रोस्पेक्टस में और कहीं ना कहीं इनके मैनिफेस्टो में सेफ है। जमीन पर धरातल पर उतरते हुए हमने कहीं किसी तरह का विकास नहीं देखा। हाँ, अलबत्ता हमने ये जरूर देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से ये जहर घोल रहे हैं और जिस तरह के कानून, काले कानून ला करके अराजक का माहौल बनाते हैं और कानून बनाने के बाद उसमें कई बार संशोधन करते हैं, उस पर इनको गौर करना चाहिए। चलिए, आपकी तरफ से भी कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं बड़ी सेंधमारी करने की बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है आजमगढ़ और रामपुर में। कैसे बचाएंगे अपने इस गढ़ को आप, क्योंकि लंबे समय से सपा का गढ़ रहा है। मीसम जेत जी, आड़ा है, सीधा करो। मीसम जी, आवाज पहुंच रही सर आप तक? मीसम जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बताइए। सर, मेरा सवाल ये है कि दावे तो ठीक है, सभी राजनीतिक दल जीतने के करते हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी एक अलग ही रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। जहाँ पर गढ़ में हमने देखा कि यादव कार्ड खेल दिया, एक बार फिर निरहुआ को मैदान में उतारा है और रामपुर में जीत को लेकर भी बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है, एक अलग रणनीति पर काम कर रही है। 80 बनाम 20 की बात जरूर विधानसभा चुनाव में कही गई थी, लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ पर काम नहीं करेगा, बीजेपी का यह कहना है। सबका साथ, सबका विकास और इस तरह के नारे के साथ आपके किले को भेदने की तैयारी। ऐसा है कि सिर्फ जोड़ो और तोड़ो की राजनीति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी शहर में और देश की जनता के बीच जाती है और जाकर के उन्हें गुमराह करने का काम करती है। और दिनेश लाल निरहुआ जो है वो प्रायश्चित करने के लिए दोबारा जनता के बीच में जाकर के वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं। और रही बात समीकरण की, तो ये एमवाई समीकरण दिया हुआ भारतीय जनता पार्टी का काम है। हमने कभी एमवाई समीकरण नहीं दिया। रुक जाइए विपुल जी, रुक जाइए, एक एक करके बात कीजिए। विपुल जी रुक जाइए, बीसद जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। ठीक है, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, मैं बहुत देर से सुन रहा था। मीसम जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कर रही है देश के अंदर, वो माहौल खराब करने का काम है। जिस तरह की अराजकता फैला रही है, यही चुनाव में हमेशा हिंदू मुसलमान और यादव मुसलमान की बात करते हैं। एमवाई समीकरण दिया हुआ ये इन्हीं का ही काम है। हमने कोई समीकरण का नहीं दिया, बल्कि हमने दबे कुचले शोषित लोगों की आवाज उठाई है, जो समाज में हक पाने की लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी उनके साथ हमेशा निरंतर समाजवादी पार्टी में आपके पास लोकल से कोई प्रत्याशी नहीं था, यही वजह है जो परिवारवाद के आरोप लगते हैं। जिस तरह से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया है, वहां से एक बार फिर परिवारवाद, एक फिर मौका बीजेपी को घेरने के लिए मिल गया। हाँ जी, बताइए। प्रत्याशी नहीं था आपके पास कोई लोकल से। चलिए, बीसम जी से संपर्क टूट गया है। मैं कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ चंद्रेश जी जुड़े हैं। चंद्रेश जी, हालांकि आपने तो अपनी तरफ से कोई प्रत्याशी वहां पर नहीं उतारा, लेकिन कैसे देखते हैं आप इस गणित को? कौन सी पार्टी जो है वो यहाँ पर परचम लहराने वाली है उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर की, यदि हम बात करते हैं तो? देखिए, कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण स्पष्ट है। हमने आपसे कहा कि चुनाव न लड़ने के पीछे वहाँ कारण था, क्योंकि वहां पर ये हम सभी जानते हैं कि भाजपा में, सपा में एकदम आमने सामने की लड़ाई की स्थिति है। वैसे में कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत करने पर अधिक ध्यान दिया, न कि चुनाव लड़ने पर। वैसे भी उप चुनाव उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। आपकी तरफ से तो आप मैदान में नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते, आपको किस तरह का समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है? समर्थन की बात हुई तो मैंने बार-बार चंद्रेश जी, आपको किस तरह का समीकरण बनता हुआ, निष्पक्ष होकर बताइए सर, तो कांग्रेस निष्पक्ष पार्टी होकर। कर नहीं सकती। ठीक है, आप तो मैदान में पहले से भी नहीं। कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम बनकर चुनाव लड़ रही है। वो सिर्फ किसी एक राजनीतिक दल को हराने के लिए चुनाव लड़ती है, न कि जीतने के लिए। विधानसभा में आपने देखा कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से किसी का वहां समर्थन नहीं किया है। मैं कांग्रेस का सवाल नहीं कर रहा हूं सर, किसी का समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस का सवाल नहीं कर रहा हूं, आप मैदान में नहीं है, आप लड़ाई में नहीं है। आजमगढ़ और रामपुर की जनता से अपील कर सकते हैं कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों के रक्षा के लिए, संवैधानिक आदर्शों की रक्षा के लिए और जो भी जनहित के मुद्दे हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी,
इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, सांप्रदायिकता के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे। और आजमगढ़ और रामपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के दमनकारी और सांप्रदायिक नीतियों के विरुद्ध वोट करेंगे और वोट की चोट से भाजपा के अहंकार को समाजवादी पार्टी कार्य करेंगे, ऐसा हमारा मतलब समाजवादी पार्टी यहाँ पर जो जीत है वो समाजवादी पार्टी के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है आपके नजरिए से? चंद्रेश जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे ही सवाल था मेरा, क्योंकि मैंने आपसे राय मांगी। सवाल करिए, ये आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। कतिल शेख जी के पास पहुंचाऊंगा। कतिल जी, कैसे देखा जाए अब इस समीकरण को, क्योंकि अपने अपने तर्क, अपने अपने दावे और अपने अपने वादे। विधानसभा चुनाव में हमने देखा विपक्ष लगातार हमलावर रहा, लेकिन उन दावे और वादों को भूलना नहीं पाया और प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। लड़ाई काफी टफ है। आप देख लीजिए, निरहुआ भी हर तरीके से वहां अपनी पैड बनाने में लगे हुए हैं, गुड्डू जमाली भी बने हुए हैं, धर्मेंद्र यादव भी लगे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी इस बार आजमगढ़ से जीत पाएगी। मैं किसी पार्टी पर ये तो नहीं कह रहा हूं कि वो जीतेगी ये जीतेगा, मगर हाँ, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को एक्सेप्ट कर सकती है, मुलायम सिंह यादव को एक्सेप्ट कर सकती है, क्योंकि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव का एक कद है यादव बिरादरी में और समाजवादी पार्टी में, तो उनको जनता जिताने का काम करती है। मगर धर्मेंद्र यादव को उतारने के बाद से जरा सा मामला टिपिकल हो गया है और गुड्डू जमाली इसलिए वहां मजबूत पड़ रहे हैं क्योंकि वो लोकल भी है और काफी पुराने नेता भी हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी उतारने को लेकर मामला यहाँ पर गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है और जो पूरा समीकरण है वो बिगड़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफी चाहूंगा, समय अब हमें इजाजत नहीं देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि उपचुनाव यानी कि देश में जो उपचुनाव होने हैं उसमें लोकसभा के 2 सीटें जो उत्तर प्रदेश की है, आजमगढ़ और रामपुर, बहुत ही अहम सीटें हैं और यहाँ मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी है और मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर कांटे का बताया जा रहा है और इसी को लेकर तब जो राजनीतिक दल हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटे हुए हैं। लेकिन जो तैयारी है अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किसके पाले में जीत आती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।